Hello everyone and welcome to yet another episode of चाय चर्चा और पर्चा। चाय हमारे बीच है, चर्चा के लिए आज वीकेटी सर हमारे साथ है और पर्चा यानी कि आपका जो जेई मेन का एग्जाम अब होने वाला है, जो सेशन 2 और नीट का जो एग्जामिनेशन अभी होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और थोड़ा सा मोटिवेशन आज सर के साथ में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, आप हमारी रिक्वेस्ट पर आज यहाँ पर आए। वीकेटी यानी विजय कुमार त्रिपाठी। तो सर एक हमारी टीम है जो पूरा सर्वे करती है, अनअकैडमी की टीम है, और बड़ी ही दिलचस्प बात हमें पता चली। वो बात ये है कि कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि वीकेटी माने विक्ट्री। इसका क्या रीजन है सर? कुछ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि वीकेटी माने विक्ट्री? एक्चुअल में ये तो खैर बच्चों ने मतलब फैला रखा है। बेसिकली था क्या क्लास में कि मतलब जब स्टार्टिंग में मैं क्लास में एंटर करता हूँ जी, तो कुछ टाइम तक तो मैं बड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, तो डिसिप्लिन में बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं जी, लेकिन जब वो मेरे अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू करते हैं लगातार जी, तो धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होना शुरू होती है। ओके, और लास्ट मोमेंट पे बहुत बार जब एग्जाम देने जाते हैं हाँ, तो मतलब फाइनली ये रिजल्ट आया है कि भाई जो बच्चा सपोज कि सेलेक्ट होने वाला नहीं था या थोड़ा पीछे सेलेक्ट होने वाला था वो भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आता है। अच्छा, तो स्टार्टिंग में तो बच्चे बोलते हैं क्या सर आप कैसे कर रहे हो ये वो सब, लेकिन बाद में लास्ट में वो रिजल्ट में जब कन्वर्ट होता है तो मतलब बड़ा खुश होके आते हैं और अप्रिशिएट करते हैं मेरे को। तो वहीं से ये सारी चीज आ गई कि विकेटी मतलब विक्ट्री। यानी बच्चा आपके अनुशासन के अनुरूप ढलता है बिल्कुल, तो विक्टोरियस होकर निकलने की उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ टाइम के साथ क्या हम उसको रिफाइन करते चले जाते हैं और फिर जब ऐसा हो जाता है वो तो अपने आप फाइनल मोड पे परफॉर्मेंस निकल के अनुशासन बहुत जरूरी है सर। आप कानपुर से हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कानपुर से ही हूँ। कानपुरी आपका भौकाल पूरा। हाँ। तो सर कानपुर से हैं और हमें ये भी मालूम है कि 15 साल की आपकी जर्नी रही है अब तक। हाँ लगभग 15 साल से ऊपर की जर्नी हो चुकी है मेरी। 15 साल से ऊपर की जर्नी हो चुकी है सर। बच्चे यहाँ तक कि हम भी कई बार ना इंस्पिरेशन सोर्स ढूंढते हैं और शिक्षक गुरु अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की सोर्स होती है। सर कई बार बच्चे और हम लोग कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ढूंढते हैं और शिक्षक गुरु अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की सोर्स होते हैं। सर आपकी जर्नी अब तक की कैसी रही? क्या हर्डल्स आपने फेस किए और क्या क्या उन चुनौतियों को किस तरीके से आप पार करके आज यहाँ पर आए, उसके बारे में प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे साथियों को बताएं। भाई स्टार्टिंग में जब मैं 12th क्लास में था कानपुर में पढ़ाई करता था तब ज़्यादा साधन मेरे को अवेलेबल नहीं थे। तो मतलब ज़्यादातर जो प्रिपरेशन का पार्ट हुआ वो घर पर ही हुआ, सारी तैयारी मैंने लगभग घर से ही की। और फिर फाइनली आईआईटी में मैं सेलेक्ट हुआ और जब आईआईटी में सेलेक्ट हो गया तो आईआईटी बीएचयू में मैंने एडमिशन लिया और 4 साल वहाँ पूरे पास किए मैंने। और फिर उसके बाद क्या मेरा थोड़ा टीचिंग की तरफ झुकाव ज़्यादा था, इस वजह से मैंने टीचिंग के लिए सोचा कि भाई कुछ करते हैं। ये टीचिंग की तरफ जो आपका झुकाव था ये स्वतः हुआ? ये स्वतः हुआ क्योंकि घर पर भी हम खुद ही पढ़ते रहते थे, जैसे मतलब ज़्यादा बाहर का इंटरेक्शन नहीं रहा कोचिंग्स वगैरह का स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ें डेवलप हो गई। कुछ एक दो बच्चों को मैं भी पढ़ा देता था, वो मेरे से घर पर पढ़ने आ जाते थे कि भाई भैया उस समय सिखाता मुझको ये, तो वहाँ से ये चीज़ जनरेट हुई। ओके सर, कहाँ कहाँ आपने अभी तक अपनी शिक्षा को लोगों तक पहुँचाया है? देखिए सबसे पहले तो क्या मैंने कैरियर पॉइंट ज्वाइन किया। कैरियर पॉइंट में भी बाहर के सेंटर को, बट बाहर के सेंटर में उतने अच्छे बच्चे पढ़ाने को मेरे को नहीं मिले जी, तो मैं फिर वहाँ से शिफ्ट हुआ कोटा में मैंने बंसल क्लासेस का टेस्ट दिया, बंसल क्लासेस ज्वाइन किया। हाँ, और कुछ समय मैंने बंसल क्लासेस पर बच्चों को पढ़ाया, काफ़ी अच्छे बच्चे मिले जी, वहाँ से। जब एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की आईआईटी डिवीजन की शुरुआत हुई तो शुरुआत में मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में शिफ्ट हो गया जी, और वहाँ लगभग मैं 2008 से लेके 2022 के जून स्टार्टिंग तक रहा। और फिर उसके बाद अभी मैं अनअकैडमी में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए अब यहाँ पर। जी सर, कानपुर में आपने जैसे होम ट्यूशंस वगैरह दिए बच्चों को, आप बता रहे हैं,
और उसके बाद में यू जॉइन 2-3 मोर कोचिंग्स। तो सर वहाँ पर भी आपने काफ़ी समय दिया, वहाँ पर भी आपने बच्चों को पढ़ाया, वहाँ पर आपको अच्छे बच्चे भी मिले, आपने रैंक भी दी अच्छी से अच्छी, और सिंगल डिजिट रैंक्स भी आपके पढ़ाए गए बच्चों की आई है। क्या अंतर है और कोचिंग्स और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो कि अब ऑफलाइन के रूप में कोटा है? देखिए, और कोचिंग्स में क्या है कि कुछ लिमिटेड स्पेस के अंदर ही हम लोग काम कर रहे थे, कि मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, नहीं मोटिवेट कर पा रहे थे। टीचर नीड्स अ फ्रीडम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लिमिटेड दायरा था जी। हमारा। अब यहाँ अनअकैडमी बेसिकली क्या है कि अब शुरुआत कर रहा है, तो हम बच्चों के साथ जुड़ेंगे और यहाँ से हम पूरे इंडिया में बच्चों को गाइड कर पाएंगे, जैसा कि हमारा प्लान है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मतलब ये गाइडेंस, ये डिसिप्लिन प्रोवाइड करके उनका लेवल इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये फ्रीडम आप कहना चाहते हैं अनअकैडमी ने आपको दी है? अनअकैडमी ने ये फ्रीडम दी है कि हम डायरेक्टली कहीं के बच्चे से कनेक्ट हो सकते हैं। और क्या चाहिए, मतलब ठीक बात है सर। अगर हम हमारे ज्ञान को सीमित कर लें तो वो ज्ञान किस काम का? बिल्कुल सर कई सारे बच्चे हमें मिलते हैं और कई सारे बच्चों से हम बातचीत भी करते हैं। बच्चों की ये जो टेंडर एज होती है जब वो अपने घर से कोटा आते हैं, चाहे वो 10th के तुरंत बाद आ जाए 11th में, मैक्सिमम बच्चा तो यही करता है, और उनके कई सारे सवाल होते हैं। तो कुछ बच्चे हमसे टच में आए और उन बच्चों ने हमसे बोला कि अगर वीकेटी सर आते हैं चाय चर्चा और पर्चा पे, तो आप ये सवाल हमारे ज़रूर पूछना। तो सर वो 2-3 सवाल हैं जो बच्चों के मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सर शिक्षा, विशेष रूप से जब 10वीं के बाद में एक बच्चा अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करता है तो बड़ा ही क्रूशियल डिसीजन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, भले से वो पेरेंट्स के लिए हो या बच्चे के लिए हो। कई बार बच्चा किसी और को देखकर डिसीजन ले लेता है, कई बार बच्चा अपनी आप की सोच से डिसीजन लेता है कि मुझे सो एंड सो सब्जेक्ट लेना है, सो एंड सो सब्जेक्ट नहीं लेना है। अब डिसीजन लिया पर डिसीजन लेने में देर हो गई, सही बात है। अब इस वजह से वो कोटा लेट आया। जहां बच्चा अप्रैल में पढ़ाई शुरू कर देता है, उस बच्चे ने जुलाई में शुरुआत करी, तो सारे बच्चे एग्जाम तो उसी पर्टिकुलर डेट पर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब होता क्या है कि जो पुराना छूट गया वो बैकलॉग में आ जाता है, तो बच्चे बोलते हैं हमारा बैकलॉग ही कवर नहीं होता। नहीं, सही तो बात। इसकी क्या सॉल्यूशन हम बच्चों को दे सकते हैं? देखिए, बैकलॉग एक तो आने के कई रीजन हो सकते हैं जी। कि बच्चा कोचिंग में या कहीं भी लेट एडमिशन ले रहा है तो वहाँ से बैकलॉग आता है, या कई बार बच्चे का कुछ हेल्थ इशू हो गया तो जो स्टडीज चल रही हैं उनमें बैकलॉग आता है, या अलग अलग तमाम रीजन हो सकते हैं बैकलॉग आने के। अब बैकलॉग कवर करना होता तो काफ़ी भारी काम है, लेकिन इसके लिए बच्चे को ये देखना चाहिए कि किन किन टॉपिक्स में उसके बैकलॉग हैं, मतलब क्या क्या टॉपिक हैं जो मिसिंग हो रहे हैं और करंट टॉपिक क्या चल रहा है। तो सबसे पहले ये देखें कि करंट टॉपिक जो चल रहा है वो किसी पुराने टॉपिक से रिलेट तो नहीं हो रहा है। अगर रिलेट हो रहा है तो उस पुराने टॉपिक का कम से कम वो बेसिक पार्ट कवर कर ले, ताकि जो उसकी करंट स्टडी चल रही है वो अफेक्ट ना हो। ओके। और फिर वो शेड्यूलिंग करे अपनी, और प्रॉपर शेड्यूल बना के पैरेलल में बैकलॉग को कवर करे। मतलब वो ऐसा ना करे कि बैकलॉग कवर करने के चक्कर में करंट का जो चल रहा है स्टडी उसको बिगाड़ दे। तो हम अनअकैडमी में बच्चों की इस शेड्यूलिंग में भी मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, हम बच्चों का पूरा शेड्यूल अगर बच्चे को चाहिए तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग बना के दे देते हैं कि किस तरीके से उसको स्टडी करना चाहिए जी। और कितना उसके पास ओवरऑल टाइम है कि जो रिजल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, प्रॉपर यूटिलाइज करके। तो शेड्यूल में 2 पार्ट हम लोग करते हैं बेसिकली। एक पार्ट तो रखते हैं कि उसका रिवीजन, क्योंकि रिवीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और दूसरा पार्ट रखते हैं कि करंट स्टडीज जो चल रही है वो अफेक्ट ना हो, उनका होमवर्क वगैरह साथ साथ चलता है। मतलब पूर्ण रूप से निष्ठा और समर्पण के साथ में आप लोग बच्चों के साथ एक योद्धा की तरह खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर टीचर अनअकैडमी का बच्चे के साथ पूरी जो होते हैं कमिटमेंट के साथ लगा हुआ है, ताकि उसका जो भी बेस्ट हो सकता है वो हम प्रोड्यूस करें। सर कई बार है ना बच्चों में मनोबल की कमी पड़ती है, थोड़े से अंदर से कमज़ोर महसूस करते हैं, और पढ़ते पढ़ते कोई सवाल नहीं आया तो सारी चीज़ें दिमाग में घूम जाएंगी, और जैसे ही वो सवाल नहीं आता, वो सवाल टफ पड़ता है, उनका वही मनोबल गिर जाता है।
देखिए अब क्या है कि एग्जाम तो टफ है ही, हाँ और क्वेश्चन भी उसमें मतलब अच्छे लेवल के ही पूछे जाते हैं, तो बच्चे का लगाना जरूरी है कि उन क्वेश्चंस को हैंडल करें। फिर भी अगर बच्चा टफ क्वेश्चन मान लीजिए हैंडल नहीं कर पा रहा जी, तो सबसे जरूरी है कि उस टॉपिक में बेसिक क्वेश्चंस को लगाए। क्या होता है जब वो बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है प्रॉपरली, तब धीरे धीरे उसका जो परफॉर्मेंस है या जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्रूव होता चला जाता है, और फिर वो इजीली टफ क्वेश्चन हैंडल कर सकता है। क्या होता है टफ क्वेश्चन कई बार काफी बड़े बड़े होते हैं, जी। तो बच्चा जब उसकी रीडिंग लगाना शुरू करता है तो लास्ट तक आते आते वो ऊपर का मिस करने लगता है पार्ट की क्या पढ़ा था। हाँ हाँ तो ये क्या जब वो इस तरह के क्वेश्चंस करेगा बेसिक और ध्यान से रीडिंग लगाएगा तो चीजों को कनेक्ट करने लगेगा। तो अगर टफ क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसमें कोई डिप्रेस होने वाली बात नहीं। हम अगर बेसिक प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो टफ क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा। Alright, तो बेसिक से शुरुआत करिए, बिल्कुल। मैसेज बड़ा क्लियर है बच्चों। सर पेपर हैंडलिंग वो एक बड़ी अद्भुत समस्या रहती है। एक बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो अपने ना 15 मिनट कभी कभी इस टेंशन में निकाल देता है कि सामने वाले को सब कुछ आता है, और 15 मिनट कभी कभी इस खुशी में निकाल देता है कि मुझे सामने वाले से ज़्यादा आता है। सर ये हैंडलिंग किस तरीके से बच्चों को हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, पूरा उनका फोकस एग्जाम पर रहे और कैसे वो पेपर की हैंडलिंग कर सके? देखिए पेपर हैंडलिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल प्रोसेस है। मतलब कई बार हम लोग कुछ बता दें बच्चे को, हो सकता है बच्चे को वो प्रॉपर आउटपुट ना दे पाए। जी। तो वैसे तो बच्चे को अपने जो रेगुलर टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा है उन टेस्ट में वेरिएशन करके देख लेना चाहिए कि क्या बेस्ट है। फिर भी मेरा ये मानना है कि भाई जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की बात करते हैं तो केमिस्ट्री रिलेटिवली लेस कैलकुलेटिव होता है देन मैथ एंड फिजिक्स। तो अगर बच्चे का केमिस्ट्री पार्ट रिलेटिवली ठीक है तो उसको पहले केमिस्ट्री ही हैंडल करना चाहिए। और जैसे जेईई एडवांस के पेपर के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए जी। तो 3 आवर्स का पेपर है, तो ज्यादातर बच्चे केमिस्ट्री का पेपर 40 टू 45 मिनट में फिनिश कर देते हैं। जी। तो जो रिमेनिंग 15 मिनट बच्चे को मिलते हैं एक्स्ट्रा, वो बेसिकली उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देते हैं। जी। यहीं अगर मैथ पहले उठा लिया तो कई बार मैंने देखा है कि मैथ पहले उठाने में क्या होता है कि बच्चा 1 आवर में मैथ कंप्लीट ही नहीं कर पाता, नहीं। उसका 1 आवर 15 मिनट 20 मिनट चला जाता है। अब जहां ये 20 मिनट एक्स्ट्रा गए तो वहां बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू होता है और आगे के पेपर में या तो क्वेश्चन वो गलत करना शुरू कर देता है या टाइम ज्यादा लेने लगता है। तो पेपर में बेसिकली स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि उसका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई हो, कोई भी ऐसा स्टेप वो ना ले जिससे उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, अदरवाइज पेपर में परफॉर्मेंस उसकी अपने आप ही बिगड़ जाएगी। गॉट तो सर इसका मतलब ये है कि ये बड़ा प्रैक्टिकल सा ज्ञान है। बिल्कुल। बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो हम अनअकैडमी में भी इस चीज को बच्चों को रेगुलर टेस्ट कराते हैं और इसी तरीके से समझाते हैं। बिल्कुल, बच्चों को गाइड करते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, फिर भी उनको ये फ्रीडम देते हैं कि भाई तुम टेस्टिंग करके देखो हाँ। तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, क्या अप्रोच तुम्हें मतलब रिजल्ट बेस्ट प्रोड्यूस करके दे रही है। ओके सर, जेईई मेन का सेशन 1 तो हो गया। बिल्कुल। बच्चों का ऐसा कहना था मैथ वही। हाँ, इस बार एक्चुअल में बच्चों का जो कहना था कि मैथ्स रिलेटिवली उनको डिफिकल्ट लगा, तो कई बच्चे उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लेकिन भाई डिफिकल्ट था तो सबके लिए था, इजी था तो सबके लिए था, तो आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस शो करना है। और अब सर सेशन 2 आने वाला है, तो क्या कुछ हमारे बच्चों के लिए गाइडेंस, कुछ टिप्स? देखिए बच्चों, सेशन 2 जो आ रहा है उसमें बेसिकली बहुत सारे पेपर क्योंकि होते हैं जेईई में, तो टॉपिक में किसी भी पोर्शन से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है कि टॉपिक कोई छोड़ के चले जाए, तो टॉपिक हम सारे कवर करें। इन केस कोई टॉपिक हमारा वीक है तो कम से कम हम उस पर इतना काम तो कर ही लें कि बेसिक जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आसानी से हम हैंडल कर पाए। और बाकी आपको पता ही है कि मैथ्स में रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से, तो अब जब अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना शुरू करें तो जो भी क्वेश्चन बीच में आ गया जो आपको लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको फंसा सकता है, तो बेटर रहेगा कि इस तरह का क्वेश्चन छोड़ दें और लास्ट में जब टाइम बचे तब ऐसे क्वेश्चंस की हैंडलिंग आप करें। और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का मैनेजमेंट प्रॉपर देख लें, क्योंकि क्या होता है कि घर में अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रॉपरली और 3 मिनट का कोई क्वेश्चन है, घर में प्रैक्टिस 3 मिनट के हिसाब से कर रहे हैं, तब तो हम एग्जाम में 3 मिनट के हिसाब से कर पाएंगे।
लेकिन घर में हम आराम आराम से कर रहे हैं, 5 मिनट 6 मिनट लगा रहे हैं उसी क्वेश्चन में, और एग्जाम में जाके अगर हम अचानक से अपनी स्पीड बढ़ा देंगे तो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। तो वहां पे गड़बड़ होती है, एक्यूरेसी वीक हो जाती है। तो आपकी घर पे जो स्पीड वाली प्रैक्टिस है वो प्रॉपर आप ऐसे रखें जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। तो एग्जाम में आप नेचुरल स्पीड के साथ प्रैक्टिस करते हुए अच्छा परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। सर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जिनका भी जेईई मेन का एग्जाम होगा, हम ये प्रार्थना करते हैं, शुभकामना देते हैं कि मैक्सिमम बच्चों का जेईई मेन से सिलेक्शन हो जाए, जेईई एडवांस में जाए, आईआईटी बन के निखरें। लेकिन सर शिक्षक की शुभकामना एक अलग महत्व रखती है। भाई मेरी तरफ से सारे ही बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि साल भर जो आपने किया है उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी वीकनेस है वो जरूरी नहीं कि एग्जाम में आए, तो जो आप कर चुके हैं ऐसा मान के चलो कि वही एग्जाम में आने वाला है और उसी के हिसाब से मोटिवेटेड होके जाओ, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, हमारी तरफ से, टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके लेट्स क्रैक इट।